गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को परामर्श के सैद्धांतिक आधार के विषय में बताएंगे। परामर्श किसे कहते हैं ये आपको हमने समझाया कि परामर्श में व्यक्ति को सलाह दी जाती है, एक ऐसी सलाह जिसे परामर्श लेने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि वह सलाह को माने या न माने। इसी संदर्भ में कार्ल रोजर्स महोदय ने परामर्श को एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृति संबंध बताया है, जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। तो परामर्श के सैद्धांतिक आधारों, परामर्श के विषय में समझा। परामर्श के सैद्धांतिक आधार हैं क्या? परामर्श के सैद्धांतिक आधार के रूप में उन्होंने कहा कि परामर्श एक निर्धारित रूप से संरचित स्वीकृत संबंध है जो परामर्शदाता प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वह व्यक्ति अपने नवीन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप समस्याओं की जटिलताओं के अनुपात में ठोस कदम समस्याओं की जटिलताओं का निराकरण कर सके, समकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए ठोस कदम उठा सके। इस तरीके से उन्होंने परामर्श की परिभाषा दी, लेकिन परामर्श की परिभाषा में कार्ल रोजर्स के ये विचार परामर्श के आधारों की ओर संकेत करते थे, जिनका संबंध सिद्धांतों से है। सिद्धांत की व्याख्या बच्चों प्रायः किन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न होती है, जैसे जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ भी दिखाई देता है, दृष्टिगोचर व्यापार या घटनाओं के अंतर्निहित नियमों अथवा दिखाई देने वाले संबंधों के प्रतिपादन के रूप में की जाती है, जिनका एक निश्चित सीमा के अंदर परीक्षण संभव है। परामर्श के क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान का विशद भंडार है। परामर्शकर्ता के लिए इन सैद्धांतिक आधारों का परिचय आवश्यक है। इस प्रकार जब हम सैद्धांतिक आधार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि सैद्धांतिक आधार कितने प्रकार के हैं, कितने वर्गों में रखे गए हैं। तो सैद्धांतिक आधार पे इन्हें 4 वर्गों में रखा गया है बच्चों। पहला, प्रभाववर्ती सिद्धांत। दूसरा,
व्यवहारवादी सिद्धांत, तीसरा बोधात्मक सिद्धांत और चौथा व्यवस्थावादी प्रारूप सिद्धांत। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको प्रभाववर्ती सिद्धांत के विषय में बताएंगे। यह सिद्धांत मूलतः अस्तित्ववादी मानवतावादी, यह सिद्धांत मूलतः अस्तित्ववादी और मानववादी या मानवतावादी दर्शन परंपरा से उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत में बच्चों उपबोध्य या जिसे हम परामर्श लेने वाला व्यक्ति या परामर्श किए जाने वाले व्यक्ति को प्रभावपूर्ण ढंग से समझने पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ पे इस सिद्धांत का मूल जो हमने बताया आपको अस्तित्ववादी मानववादी। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला कार्य परामर्श के दौरान जो परामर्श लेने आया है व्यक्ति, उस व्यक्ति को प्रभावपूर्ण ढंग से समझने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत परामर्शदाता व्यक्ति से व्यक्ति के साक्षात्कार का वातावरण निर्मित करता है। और वह व्यक्ति है कौन? उपबोध्य। उपबोध्य को एक व्यक्ति के रूप में समझने पर उसके बारे में जानने की अपेक्षा, उसके विषय में जानने की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से इस उपागम के अंतर्गत परामर्शदाता के द्वारा बाह्य वस्तुनिष्ठ परीक्षण की परिधि लांघ कर उपबोध्य यानी परामर्श लेने वाले व्यक्ति के आंतरिक वैषयिक संसार, उसके आंतरिक जीवन यानी व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करने का प्रयत्न किया जाता है। इस संदर्भ में कैंप महोदय ने 1971, रोजर्स महोदय ने 1975, बारूद तथा हुबर महोदय ने 1985 जैसे विद्वानों ने इस उपागम के प्रमुख समर्थक थे। इस उपागम के प्रमुख समर्थक के रूप में कैंप, रोजर्स, बारूद तथा हुबर जैसे विद्वान थे। उनका मानना है या उनका मत है कि मानवीय अंतःक्रिया ही प्रभाववर्ती परामर्शदाता के लिए ध्यान का केंद्र है। मानवतावादी मनोविज्ञान की सेफर की प्रमुख मान्यताएं इसी सिद्धांत पर आधारित थी। आपको पहले की कक्षाओं में हमने मानवतावादी सिद्धांत में कार्ल एवं रोजर्स के मानवतावादी सिद्धांत के विषय में बताया था। तो सेफर ने इस सिद्धांत मानवतावादी मनोविज्ञान की प्रमुख मान्यताओं पर सेफर की प्रमुख मान्यताएं ही इस सिद्धांत का आधार है। इस सिद्धांत में सबसे पहले जिस चीज को व्यक्त किया जाता है, जिस चीज को देखा जाता है, वह अनुभव की विलक्षणता, व्यक्तिगत अनुभव की विलक्षणता तथा वैश्विक वास्तविकता को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है। नेक्स्ट, समग्रता।
व्यक्ति को समग्र रूप से उसके वर्तमान अनुभवों के संदर्भ में ही जाना जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति को जानने का प्रयास करते हैं तो अगर हम केवल बाह्य परिवेश की तरफ देखें तो वर्तमान अनुभवों के संदर्भ में ही देखेंगे। अब वर्तमान अनुभव में हम जब व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसके वैश्विक संसार में प्रवेश करते हैं तो जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन्हीं अनुभवों के संदर्भ में ही हम उसकी व्याख्या कर पाते हैं। सीमाबद्धता, नेक्स्ट आता है सीमाबद्धता। यद्यपि जैविकीय तथा पर्यावरण जनित कारक किन्हीं विशिष्ट रूपों में व्यक्ति को सीमाबद्ध कर सकते हैं। पर्यावरणिक परिस्थितियां, बायोलॉजिकल फैक्टर, पारिस्थितिक तंत्र, जैविकीय यानी पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र तथा पर्यावरण जनित कारक, जो कुछ भी वातावरण में विद्यमान है उनसे प्रभावित कारक कुछ विशिष्ट रूपों में व्यक्ति को सीमाबद्ध कर सकते हैं। फिर भी व्यक्ति को विकसित होने व अस्तित्व निर्माण की क्षमताएं असीमित रहती हैं। व्यक्ति में अपना विकास करने और अस्तित्व निर्माण करने की क्षमताएं असीमित रहती हैं, जिसकी गणना नहीं किया जा सकता है। उन क्षमताओं को सिर्फ समझने की आवश्यकता है। इस आधार पर जनतंत्रीय वातावरण में विशेष तौर पर ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों व्यक्तित्व की अवधारणा। चेतन तत्वों, प्रेरकों या आवश्यकताओं के रूप में न तो व्यक्ति की धारणा को सीमित किया जा सकता है और न ही इनके आधार पर उसे पूर्णतः समझना संभव है। नेक्स्ट आत्म परिभाषा। बच्चों मनुष्य को किसी पदार्थ या तत्व के रूप में सदैव के लिए एक सा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो सदैव ही आत्म परिभाषण की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। हमेशा आत्मदर्शन, अपने विषय में सोचना, अपनी गलतियों को सोचना, आत्मदर्शन करता रहता है। तो इसको किसी एक पदार्थ के रूप में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार से बच्चों निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि मानवतावादी मनोविज्ञान की मान्यताओं के समन्वय से जो अस्तित्ववादी परामर्श की धारणा प्रकट होती है, उनमें विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न तथ्यों के केंद्रीय तत्व स्वीकार किए, जिसमें ईवी तथा सीमेक डाउनिंग के मतानुसार हम जगत में हैं तथा हमारा कार्य इसका अर्थ समझना। उनका कहना है कि हम जगत में हैं अर्थात और हमारा कार्य इसका अर्थ समझना है। इसका तात्पर्य ये होता है बच्चों कि हम अपने को जगत के साथ अपने संबंधों के आधार पर जानते हैं। विशिष्ट रूप में लोगों के साथ जो कुछ भी अपने संबंधों के परिप्रेक्ष्य में होता है, उसी के आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं। इस जगत के निर्माण हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं। अतः परामर्शदाता का कार्य उपबोध्य को इस जगत को समझना है। समझने के बाद ही
वह अपनी योग्यता के अनुसार ही वह अपने आप को समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप में समायोजन कर सकता है, समझ सकता है, निर्णय ले सकता है। इस प्रकार बच्चों, इस जगत के निर्माण हेतु मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। अतः परामर्शदाता का कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले वह उपबोध्य को इस जगत को समझाना होगा, उपबोध्य को इस जगत के विषय में समझना और समझाना होगा। इसे समझने में समग्रता उपचार या गेस्टाल्ट थेरेपी की धारणा विशेष रूप में सहायक है, जो यह ज्ञान कराती है कि व्यक्ति अनेक अंतर संबंधित भागों से निर्मित एक संगठित अवयव है। शरीर, संवेग, विचार, संवेदनाएं तथा प्रत्यक्षीकरण, इनमें से किसी भी भाग को समग्र व्यक्ति के संदर्भ के बाहर नहीं जाना जा सकता है। इसलिए इसको समझने के लिए समग्रता उपचार या गेस्टाल्ट थेरेपी की धारणा विशेष रूप से सहायक होती है। इस विषय में पर्ल के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रत्यय विशेष महत्व रखता है। पर्ल के अनुसार बच्चों, वर्तमान ऐसा भविष्य है जो कि अभी आया ही नहीं है। उनका कहना है कि वर्तमान ऐसा भविष्य है जो कि अभी आया नहीं है, अतः केवल वर्तमान महत्वपूर्ण है। पर्ल के अनुसार केवल वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। पर्ल ने चिंता की विवेचना में भी वर्तमान तथा कालांतर के मध्य अंतर के रूप में की। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति वर्तमान से दूर रहते हैं तथा भविष्य के बारे में सोचते हैं और भविष्य से जुड़े रहते हैं, वे ही चिंता का अनुभव करते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी या समग्र उपचार पर आधारित परामर्श में व्यक्ति को उसी वर्तमान व भविष्य की चेतना की विश्लेषण का आधार बनाया जाता है। व्यक्ति को उसी वर्तमान व भविष्य की चेतना को विश्लेषण का आधार बनाया जा सकता है। संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है बच्चों की प्रभाववर्ती उपागम के अंतर्गत संकलित सिद्धांतों की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, उनकी अस्तित्ववादी धारणा। दूसरा, व्यक्ति केंद्रित स्वरूप। और तीसरा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। इन तीनों विशेषताओं को लेकर ही प्रभाववर्ती सिद्धांत की विवेचना की जा सकती है। इस प्रकार बच्चों, प्रभाववर्ती सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत आता है व्यवहारवादी सिद्धांत। यहाँ पे हम आपको सिद्धांत बोल रहे हैं। पेपर में हो सकता है
कि आपसे व्यवहारवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी उपागम अप्रोचेज भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको एक ही समझिएगा। कभी कभी व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी सिद्धांत के रूप में इसको पूछता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है? जहाँ पे बच्चों आपने अभी सुना, समझा, बताया हमने कि प्रभाववर्ती सिद्धांतों में जहाँ एक और बल इस बात पर दिया जाता है कि उपबोध्य कैसा अनुभव करता है, वह केवल उपबोध यानी व्यक्ति पर बल देता है। प्रभाववर्ती सिद्धांत केवल व्यक्ति पर बल देता है कि उपबोध्य कैसा अनुभव करता है, उसको समझना है, उसके व्यक्तिगत जीवन को समझना है, उसके आधार पे उन्हें परामर्श देना है। वहीं दूसरी ओर व्यवहारवादी उपागम व्यक्ति पे बल नहीं देता है, उपबोध्य पे बल नहीं देता है, बल्कि उपबोध्य के अवलोकनीय व्यवहारों पर बल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपबोध्य के अनुभवों की अपेक्षा उसके व्यवहारों को जानने व समझने में अधिक रुचि रखते हैं। व्यवहारवादी परामर्शदाता के लिए भावनाओं या जागरूकता के स्तरों की अंतर्दृष्टि पर्याप्त नहीं होती है। वह परिवर्तन के लिए, वे परामर्शदाता जो हैं, परिवर्तन के लिए क्रिया या व्यवहार को शब्दों की अपेक्षा अधिक सार्थक रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवहारवादी परामर्शकर्ता जो है वह समस्याग्रस्त व्यक्ति के लक्षणों पर अधिक ध्यान देते हैं, व्यक्ति पे ध्यान नहीं देते हैं, व्यक्ति के लक्षणों पर अधिक ध्यान देते हैं। ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, किस कारण से आ रही हैं, इसके लिए क्या व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार संदर्भित है, किस प्रकार के व्यवहार के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनका कहना है कि ये समस्याएं अधिकांशतः उपबोध्य द्वारा अपने व्यवहार करने के ढंग या व्यवहार करने में असफल होने से संबंधित होती है। इस प्रकार व्यवहारवादी परामर्शदाता मुख्यतः क्रिया पर बल देते हैं। वह उपबोध्य कैसा अनुभव करता है इस पर बल न देके उपबोध्य क्या करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, इस पर, क्रिया पर बल देते हैं। व्यवहारवादी परामर्शदाता बच्चों जगत दृष्टि को कोरी स्लेट की भांति मानते हैं। एक ऐसा ब्लैक बोर्ड या श्यामपट जिस पे कुछ भी लिखा न हो, जगत दृष्टि को ऐसा ही मानते हैं। एक कोरी स्लेट जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हो, बिल्कुल साफ सुथरा। उनके अनुसार, उनका कहना है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहारों को जन्म देते हैं। तो जो व्यवहार जन्म लेते हैं उन्हीं से व्यक्तित्व का निर्माण सीखे गए इन्हीं सकारात्मक तथा नकारात्मक आदतों के प्रतिरूपों के आधार पर होता है। कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं है। व्यक्ति अपने वातावरण के साथ जो क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है,
उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार की उत्पत्ति होती है। उन व्यवहारों को जैसा वह करता है, उपबोध के व्यवहार करने का ढंग सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण सीखे गए इन्हीं सकारात्मक तथा नकारात्मक आदतों के प्रतिरूप के आधार पर होता है। इस प्रकार व्यवहारवादी परामर्श में व्यक्ति द्वारा आत्मनिर्देशन या आत्म वास्तवीकरण करने को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। उसे बहुत कुछ आनुवंशिकता, पर्यावरण तथा अधिगम की प्रक्रिया प्रभावों का उत्पाद स्वीकार किया जाता है। बहुत कुछ उसके विकसित होने का आधार उसके द्वारा क्षमताओं को अर्जन माना जाता है। अतः इसमें वास्तविकता उपचार या रियलिटी थेरेपी को इसमें उपचार या रियलिटी थेरेपी पर जोर दिया जाता है, जो कि उपबोध्य को उपबोध्य यानी परामर्श लेने वाले व्यक्ति को उसकी वास्तविकता को समझने पर अपने वर्तमान व्यवहार के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस प्रकार से व्यवहारवादी सिद्धांत की मान्यता है कि वे व्यक्ति जब उत्तरदायी रूप से व्यवहार करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तभी वे चिंतित रहते हैं और बहुधा अनुपयुक्त व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरदायित्व विहीन रूप से व्यवहार करने के कारण व्यक्तियों में आत्म पराजय का भाव जागृत होता है। व्यवहारवादी परामर्शदाता उपबोध्य को उत्तरदायी रूप से व्यवहार करने के नए तरीके जानने तथा सफल होने के आत्मबोध को जागृत करने में सहायता प्रदान करते हैं। ग्लेसर तथा जुनीन के अनुसार वास्तविक उपचार पद्धति पर आधारित इस परामर्श को समझने के लिए कुछ मान्यताओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। ये मान्यताएं बच्चों 10 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरों को जानना। तो प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्तियों को अनुभव करने, स्नेह पाने और स्नेह करने तथा अपना व दूसरे का महत्व समझने की मूलभूत मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा होता है बच्चों सफलता असफलता का बोध। व्यक्तियों में दूसरों से अपने को अलग अनुभव करने की भी आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सफल या असफल होने का आत्मबोध होता है। उत्तरदायी व्यवहार परामर्श का लक्ष्य उत्तरदायी व्यवहार है, अर्थात परामर्शदाता व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति का मार्ग ढूंढने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वह दूसरों की आवश्यकता पूर्ति में रुकावट बने बिना अपनी आवश्यकता उत्तरदायी रूप से पूर्ण कर सके, स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, दूसरों के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति न करे और न ही दूसरों की आवश्यकताओं में अवरोधक तत्व बने। अनुत्तरदायी व्यवहार का कारण अनुत्तरदायी या गैर जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार तब उत्पन्न होता है बच्चों, जब
या तो व्यक्ति ने उत्तरदायी रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में नहीं सीखा। जब तक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना नहीं सीखता है, उत्तरदायी रूप से व्यक्ति जब तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना नहीं सीखता है, तब तक वह अनुत्तरदायी व्यवहार करता है, अथवा वे उत्तरदायी रूप से आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को खो चुके रहते हैं, इस कारण अनुत्तरदायी व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, समकालीन व्यवहार पर ध्यान। क्योंकि बच्चों कोई भी विगत व्यवहार या भूतकाल को परिवर्तित नहीं कर सकता है, अतः ध्यान समकालीन वर्तमान व्यवहार पर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने वर्तमान जो समकालीन परिस्थितियां हैं उसी के अनुरूप में अपने व्यवहार को बनाए रखना है। जब व्यक्ति भविष्य के विषय में सोचता है, भविष्य तो आता नहीं है और वर्तमान को वो जी नहीं पाता है, और भूतकाल को परिवर्तित, भूतकाल के विषय में सोचता है, बीती हुई बातों का व्यवहार सोचता है, तो भूतकाल जो बीत चुका उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार केवल समकालीन यानी वर्तमान व्यवहार, वर्तमान पर ही ध्यान देकर वर्तमान व्यवहार पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों व्यवहार परिवर्तन। व्यक्ति भावनाओं, संवेगों अथवा अभिवृत्तियों की अपेक्षा व्यवहार को अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इनका कहना है, इनका मानना है कि व्यक्ति के भावनाओं, संवेगों अथवा अभिवृत्तियों को बहुत आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसकी अपेक्षा उनके व्यवहार में को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन ही है। व्यक्ति परिवर्तन नहीं होता है, व्यक्ति के व्यवहार का परिवर्तन करना होता है। उत्तरदायी ढंग से जुड़ाव। चूंकि केंद्र बिंदु वर्तमान तथा अंत व्यक्तिगत प्रक्रिया परामर्श का लक्ष्य होती है, इसलिए परामर्शदाता को उपबोध्य के साथ व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी ढंग से जुड़ना था। जब तक परामर्शदाता व्यक्तिगत रूप से उपबोध्य से नहीं जुड़ता है, तब तक वह व्यक्ति को समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता है। उसके अंदर वह क्षमता विकसित नहीं कर सकता है कि वह स्वयं को निर्णय ले। वह व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़ता है, जब उसके व्यवहारों को देखता है, व्यवहारों को समझता है, व्यवहार के कारणों को समझता है, व्यवहार में उत्पन्न समस्याओं को समझता है, तभी वह उपबोध्य के साथ व्यक्तिगत रूप में से कार्य करके उसको परामर्श प्रदान कर सकता है। और अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया परामर्श का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों विकल्प उत्पन्न हेतु सहायता। परामर्शदाता का मूल कार्य होता है उपबोध्य को परिवर्तन हेतु अनेक विकल्प उत्पन्न करने हेतु सहायता प्रदान करना। अगर किसी कारणवश किसी परिस्थिति में वह समायोजन नहीं कर पाता है, तो समायोजन स्थापित करने के लिए अनेक विकल्प प्रस्तुत करना, उन विकल्पों की सहायता से वह आगे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है बच्चों संबद्धता। प्रत्येक व्यक्ति सफल, उत्तरदायी तथा लोगों से संबद्ध होना चाहता है। ये प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि वह जीवन में सफल हो, और जीवन में वह स्वयं भी सफल हो, इसके साथ साथ वह सफल व्यक्तियों
उत्तरदायी लोगों, जो उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हों, स्वयं उत्तरदायित्व हो, उन लोगों से संबंधित होना चाहता है। यह वृद्धि बल सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। व्यवहार क्षमता विशिष्ट अधिगम क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति में उत्तरदायी रूप में व्यवहार करने की क्षमताएं निर्मित की जा सकती हैं। इनके माध्यम से, अधिगम क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति में उत्तरदायी रूप से व्यवहार करने की क्षमताएं निर्मित करने का प्रयास किया जाता है। व्यवहारवादी सिद्धांत परामर्श में मुख्य रूप से जिस विषय पर बल देता है वह विषय है वर्तमान। परामर्श में मुख्य बल, व्यवहारवादी सिद्धांत में परामर्श में मुख्य बल वर्तमान पर दिया जाता है। अर्थात अभी व्यक्ति क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा था, आगे क्या करेगा, इससे मतलब नहीं है। अभी क्या कर रहा है तथा उसके सफल होने की प्रयासों की दिशा क्या है, क्यों असफल हुआ, आगे उसको बहुत ज़्यादा आगे जाना है। न वो भूतकाल के विषय में सोचता है और न ही वह भविष्यकाल पे ध्यान देता है। उनका कहना है कि वर्तमान महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति वर्तमान को नहीं समझेगा तब तक भूत और भविष्य को समझना व्यर्थता होगी। इस आधार पे उन्होंने कहा कि व्यक्ति क्या कर रहा है तथा उसके सफल होने के प्रयासों की दिशा क्या है। वर्तमान में व्यक्ति क्या कर रहा है और वह अपने सफलता के लिए क्या प्रयास कर रहा है, उस प्रयासों की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर वह महत्वपूर्ण ध्यान देता है। व्यक्ति में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की, योजना बनाने की क्षमता जागृत करना। व्यवहारवादी सिद्धांत में व्यवहारवादी परामर्शदाता व्यक्ति के अंदर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने, व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ साथ उसमें इतनी योग्यता एवं क्षमता विकसित की जाती है कि परिवर्तन लाने की योजना वो बनाए, योजना बनाने की क्षमता जागृत हो कर उसको उत्तरदायी व्यवहार चुनने में समर्थ बनाया जा सके। उत्तरदायी व्यवहार यानी कि वह व्यवहार जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं को, जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति का ऐसा मार्ग ढूंढे जिससे वह आवश्यकता की पूर्ति कर ले, उसे दूसरे की आवश्यकता न महसूस हो और न ही दूसरे की आवश्यकता में वह अवरोध उत्पन्न कर सके। तो इस योग्य बनाया जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार लाने में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की वह योजना बना सके और उसका उत्तरदायी व्यवहार चुनने में, अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के साथ साथ उत्तरदायी व्यवहार चुनने में अपने आप को समर्थ बनाए। यह व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य था बच्चों। यहाँ पे हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू।